हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिविया के स्टडी पॉइंट में। आज हम साइंस के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो गया या डिफेंस लाइन का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न रनिंग क्वेश्चन है। ये लगभग सारे एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है वो किसी तत्व का परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट जो होता है वो किस तत्व के एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार की तुलना में निकाला जाता है, रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो आप जानते होंगे कि C12 यानी कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट यानी तत्व का परमाणु भार निकाला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है। तो ये उत्कृष्ट नोबेल धातु जो होता है लोहा होता है, जिसका सिंबल यानी संकेत Fe होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर दिए गए गैस का प्रेशर P है, आयतन को स्थिर रखा जाए यानी वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया जाए तो 3P करने के लिए तापमान कितना होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको गेओलॉजिकल लॉ की जानकारी होनी चाहिए। गेओलॉजिकल लॉ कहता है कि वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट कर दें यानी वॉल्यूम नहीं बदले तो जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें पहला स्टेप है कि जो हमारा 15 डिग्री जो सेल्सियस में दिया है इसको हम केल्विन में सबसे पहले बदल देंगे। केल्विन में इसलिए बदलेंगे क्योंकि टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। तो किसी भी न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम जो सेल्सियस में तापमान या टेम्परेचर दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको हम केल्विन में बदलते हैं। तो 15 डिग्री में हम 273 जोड़ देंगे तो हमारा केल्विन में आ जाएगा, तो 288 आ जाएगा, यानी 288 केल्विन हो गया। तो उसके बाद से हम इसमें गेओलॉजिकल लॉ लगाएंगे। तो गेओलॉजिकल लॉ कहता है कि प्रेशर अगर P है तो टेम्परेचर T1 रहेगा। और यहाँ पे बोल रहा था प्रश्न में कि 3P करने के लिए P से 3P करना है हमको। तो P से 3P करने के लिए तो 3P यहाँ पे हो गया और T हमारा पहले से दिया हुआ है 288, तो यहाँ पे हम 288 लिख देंगे बटा T2 हमको निकालना है। तो यहाँ P से P कैंसिल हो गया, T2 बराबर हो जाएगा हमारा 288 इंटू 3, तो हमारा आ जाएगा 864। ये जो हमारा आया है 864 ये केल्विन में आया है हमारा, जबकि आंसर जो है सेल्सियस में दिया हुआ है। तो सब जो केल्विन में आया है उसको हम सेल्सियस में फिर से बदल देंगे। जो 864 आया है उसको सेल्सियस में बदलने के लिए हम इसमें से 273 घटा देंगे, तो हमारा जो आ जाएगा 591 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 591 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म जो सॉल्यूशन होता है नाइट्रोजन का पेंटा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस जो होता है वो 0 ग्रुप का एलिमेंट होता है, यानी जो लास्ट ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वही अक्रिय गैस होता है। तो इसमें हीलियम भी आता है, नियोन भी आता है, रेडॉन भी आता है, हाइड्रोजन नहीं आता है। तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया है, यानी जो सल्फर का जो नाम है वो किस भाषा में है। तो सल्फर का जो नाम है वो लैटिन भाषा में है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्कलाइन नहीं है। तो क्षारीय अल्कलाइन जो होता है प्रथम ग्रुप का ही होता है, जो इसका हम एक ट्रिक से याद करते हैं कि हलीना की रूबी फ्रांस कब गई। तो जो आ जाएगा हीलियम हाइड्रोजन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, लिथियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है हमारे फर्स्ट ग्रुप में, लेकिन सल्फर नहीं आता है। तो यहाँ पे जो होगा वो सल्फर, राइट आंसर डी हो जाएगा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो एमिनो एसिड जो बनता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों के कंपाउंड से बनता है अमीनो एसिड। तो हमारा डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक जो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। तो हमारा बी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक, जो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक जो है हमारे एंटोनी लेवोजियर कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
कि क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, तो क्विक सिल्वर हम मरकरी को कहते हैं। मरकरी जो इसका Hg हम सिंबल देख जानते हैं, मरकरी को हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व का जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला है, यानी थर्मामीटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व, तो हमारा जो है मरकरी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि चौक का रासायनिक नाम क्या है, तो चौक का जो फार्मूला होता है CaCO3 होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है वो सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। हमारा अगला प्रश्न है मेलिएबल गुण को दर्शाता है, यानी मेलिएबल जो गुण होता है, मेलिएबल गुण का मतलब होता है कि किसी भी धातु को हम बाई अ फोर्स इसको हम चौड़ा कर सकते हैं, उसी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। मेलिएबिलिटी एक गुण होता है जो मेटल का गुण होता है, यानी धातु का गुण होता है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में हमारा जो है धातु, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, धातु लिखा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो खाने वाला सामान्य नमक जो होता है NaCl होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है हमको सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, इसी का नाम कहते हैं NaCl। हमारा अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो होता है NaOH होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन में लिया गया है, तो लैटिन में जो है आयरन का प्रतीक लिया गया है, यानी Fe का प्रतीक लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है 50 kg वजन का एक लड़का 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे जाते हुए एक लिफ्ट में खड़ा है, लड़के का आभासी भार निकालना है। तो आप जानते होंगे ये लिफ्ट से जब अगर हम ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जब हम आएंगे, तो हमारा जो वेट होता है वो वेट जो होता है वो शून्य हो जाता है, यानी हम फ्री फॉलिंग करने लगते हैं। तो यहाँ पे 0 न्यूटन हो जाएगा आभासी भार उसका। हमारा अगला प्रश्न है कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह के मौजूद तत्व, दूसरे समूह में जो तत्व है उनका हम एक ट्रिक से याद रखते हैं, बे मग का सरबड़ा। और जो पहला ग्रुप है वो हाइड्रोजन से शुरू होता है, तो एक उसमें ऊपर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा हाइड्रोजन के अनुसार। उसके बाद 2 नंबर आ जाएगा बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम और कैल्शियम, यानी चौथे नंबर पर हमारा कैल्शियम होगा। तो यहाँ पे जिसमें ऑप्शन दिख रहा है हमको वो हमारा राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 2 ऑक्सीजन के 2 डैश निरूपित करते हैं, यानी जो 2 यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है ये क्या दिखाता है, क्या सिंबल करता है। यहाँ पे 2 जो है वो परमाणुओं का सिंबल करता है कि 2 परमाणु है यहाँ पे। हमारा अगला प्रश्न है पोटेशियम के परमाणु संख्या अगर 19 है, इनकी द्रव्यमान अगर 39 है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो आप इसका कंसेप्ट जानते होंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर हम जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी एलिमेंट के लिए एक फार्मूला लागू होता है कि अगर वो न्यूट्रल पोजीशन में है तो जितना उसमें P होता है यानी प्रोटॉन होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का फार्मूला होता है ए जो होता है ए हम सिंबल डिनोट करते हैं एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान से। तो ए माइनस P घटा दीजिए, यानी प्रोटॉन घटा दीजिएगा आप या इलेक्ट्रॉन घटा दीजिएगा तो आपको न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है एटॉमिक मास आपका 39 दिया हुआ है, 39 में से आप 19 को घटा दीजिए, आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा 39 में से 19 घटाइएगा तो 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर प्लस आयन प्रदान करता है। तो देखिए प्लस आयन तो हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे कम प्लस आयन कौन प्रदान करता है, कम, यानी जो सबसे अधिक जो प्रदान करेगा वो सबसे मजबूत जो होगा एसिड होता है। सबसे अधिक जो प्रदान करता है H प्लस आयन वो सबसे मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और सबसे कम जो H प्लस आयन देता है वो
कमज़ोर एसिड होता है। तो हमारा जो है एसिटिक एसिड जो है यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यही हमारा कमज़ोर एसिड है, यही H+ आयन कम देता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है एसिटिक एसिड के मुकाबले। तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है। अगर समान समूह में अगर कोई तत्व मौजूद है तो किसी भी समूह का जो होता है, जो हमारा वैलेंसी होता है यानी संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो बराबर होती है किसी भी ग्रुप का। हमारे 18 जो ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में, सभी ग्रुप के अगर फर्स्ट ग्रुप हम देख लें पहला ग्रुप में, तो उसमें सभी के जो होंगे वो वैलेंसी यानी संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है, यानी किसका वर्गीकरण है जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले दिए हैं उनका जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। यहाँ जो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी आया था वो मेंडलीव का आवर्त सारणी जो था परमाणु द्रव्यमान पे था, यानी एटॉमिक मास पर जो था उनका जो आवर्त सारणी आया था। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले दिए थे 1913 ईस्वी में ये दिए थे आधुनिक आवर्त सारणी। हमारा अगला प्रश्न है कि जब pH का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है। जब 7 से, देखिए सबसे पहले आप कंसेप्ट जान लीजिए कि 7 पे होता है न्यूट्रल और 7 से अधिक जाइएगा तो आपको क्षारीय बनने लगेगा और 7 से कम आइएगा तो अम्लीय यानी एसिड बनने लगेगा। तो 7 से ऊपर जाइएगा और 8 पे जाइएगा तो यहाँ पे कमज़ोर यानी वीक बेस बनता है, यानी कमज़ोर क्षार बनता है। 8 से इतना ही ऊपर अगर 14 तक जाइएगा तो मजबूत बेस बनने लगता है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस बनने लगता है। तो आप 14 तक जाइएगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, यानी स्ट्रॉन्ग बेस बनने के लिए OH जो आयन होना चाहिए वो अधिक होना चाहिए। जितना ही OH आयन अधिक छोड़ेगा वो कोई भी जो एलिमेंट है वही सबसे मजबूत बेस होगा। जितना कम छोड़ेगा OH आयन वो कमज़ोर बेस होगा। जैसे कि हम एसिड में जानते हैं जितना H+ आयन अधिक छोड़ता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जितना H+ आयन कम छोड़ता है तो वो वीक एसिड होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान पा सका। ये देखिए 19/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के NTPC का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान पा सका। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में पाने वाला एक निश्चित स्थान जो था वो एलिमेंट था, उसका नाम था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ही मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान मिल पाया था। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑक्टेट्स और न्यूलैंड्स के सिद्धांत केवल डैश तक लागू होते थे। ऑक्टेट का जो सिद्धांत था सारे गामा पा दा नी सा, जिसमें 8 एलिमेंट, हर एक 8 एलिमेंट के बाद 8वें एलिमेंट पर प्रॉपर्टी सेम होती थी। वो जो सिद्धांत था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू था। हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान पा सका। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यहाँ पे पहला ही आंसर हाइड्रोजन हम अभी कुछ देर पहले ही किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मिलियन आवर्त किसे कहते हैं। मिलियन आवर्त जो है वो M, TM और HM को कहते हैं। M से यहाँ पे मैग्नीशियम का होता है, यहाँ पे M, TM और HM को मिलियन आवर्त कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और कंसेप्ट के साथ आपको साइंस का एक बेहतर कंटेंट देंगे। इसके लिए हमारे चैनल ट्रिविक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर अच्छा लगे वीडियो आपको तो थैंक यू। जय हिंद।